और अब देखिए बदलापुर बंगाल। ये बदले की आग इतनी भीषण है कि शायद पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां पर राजनीतिक प्रतिशोध की आग राजभवन जा पहुंची है। और राज्यपाल सीवी आनंद बोस को खुद को पाक साफ दिखाने के लिए बाकायदा राजभवन की तलाशी के लिए पुलिस बुलानी पड़ गई। हालांकि बंगाल में राज्यपाल और टीएमसी सरकार के बीच शीत युद्ध कोई नई बात नहीं है और खासकर बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बाद से ये नए लेवल पर है। इस बार भी बंगाल चुनाव के पहले वही हालात बनते नजर आ रहे हैं। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राजभवन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद जांच और फिर एफआईआर और काउंटर एफआईआर का सिलसिला चढ़ पड़ा। देखिए बंगाल में चुनाव से पहले आखिर ये कौन सा खेला है। জলপাইগুড়ি জেলায় बंगाल ने ले ली अंगड़ाई, टीएमसी गवर्नर ने शुरू लड़ाई। शुरू हुआ एफआईआर का नया खेल। 26 में कौन पास कौन फेल। दो 2021 में धनखड़ वर्सेस सरकार, 2025 में बोस वर्सेस एफआईआर। बंगाल फिर बनेगा बदलापुर, ममता के बदलने लगे सुर। জলপাইগুড়ি জেলায় আজকে প্রায় 400 কোটি টাকার উদ্বোধন এবং শিলান্যাসের প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছে। আর আজকে এই মিটিং থেকে बिहार की चुनावी रेस खत्म हो गई, एनडीए की टीम जीत गई और अब यहीं से शुरू होती है बंगाल की नई चुनावी रेस। अब इस चुनावी रेस में सबसे आगे कौन होगा, 26 में फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले कौन पार करेगा। एक या दो नहीं, सियासी रेस में चेहरे कई। लेकिन हार और जीत की लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी में, यानी ममता बनर्जी और मोदी शाह की टीम। और बंगाल चुनाव की रेस में इस वक्त सबसे आगे दौड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रेस में सबसे आगे उनके सांसद कल्याण बनर्जी। ये ठीक वैसे ही सिनारियो हैं जो 2021 के बंगाल विधानसभा में। बस फर्क इतना है कि पिछले बंगाल चुनाव से पहले ममता और पश्चिम बंगाल के इस वक्त के गवर्नर जगदीप धनखड़ आमने सामने थे और इस बार की सियासी लड़ाई शुरू हुई है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच खूब तलखैया देखने को मिली। कुछ ऐसा इस बार टीएमसी के नेता और इस वक्त के गवर्नर सीवी आनंद बोस के बीच में देखा जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की सरकार बनाम गवर्नर की लड़ाई में कहीं कोई दूसरे सियासी तो मायने नहीं है। पश्चिम बंगाल में राजभवन और टीएमसी सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कल्याण बनर्जी ने दावा किया था कि राजभवन के अंदर बम और बंदूकें रखी। इसके बाद राजभवन की तलाशी ली गई थी। हमारे साथ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं और सर से जानते हैं कि जिस तरह से श्री रामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल के राजभवन में जो बीजेपी के यहाँ जो नेता आते हैं उनको हथियार दिया जाता है, यानी आर्म्स दिया जाता है। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में जितनी हिंसा हो रही है, यानी टीएमसी के जो कैडरों की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं यहाँ से आर्म्स असलहे ले जाते हैं और हत्या करते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से श्री रामपुर के जो सांसद टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने बड़ा गंभीर आरोप राजभवन के ऊपर में लगाया है कि जो बीजेपी के लोग आते हैं यहाँ से राजभवन से उन्हें आर्म्स दिया जाता है, क्या कहेंगे? ऑनरेबल एमपी ने जो आरोप दिया है वो गंभीर है, मलीशियस से बेसलेस है। इसके बारे में इंक्वायरी करने के बाद
सच साबित करना मेरा उत्तरदायित्व है। इसलिए मैंने एक जॉइंट इंस्पेक्शन, जॉइंट सर्च ऑर्डर किया। इस जॉइंट सर्च में बंगाल का पुलिस है और सीआरपीएफ भी है। जॉइंट स्निपर डॉग से बॉम्ब स्क्वाड है। उसके बाद सच साबित करने के बाद जो पॉसिबिलिटीज आर देयर अंडर द लॉ, लीगल एक्शन विल बी टेकन। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस, राजभवन पुलिस, सीआरपीएफ, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को राजभवन बुलाया और पूरे राजभवन की जांच करवाई। हालांकि इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद ही राज्यपाल ने टीएमसी सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। राजभवन सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भड़काने के आरोप में आईपीसी के धारा 151 और 152 के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर झूठे आरोप लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 197 भी लगाई गई। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आईपीसी की धारा 196(1) भी लगाई गई। इसके अलावा जनमत में दहशत फैलाने के लिए आईपीसी की धारा 1531(b), 1531(c), 1532 भी लगाई गई। अब दोनों के बीच तल्खी काफी बढ़ गई। पहले राज्यपाल की ओर से प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर ही कल्याण बनर्जी ने भी एफआईआर दर्ज करवाई। बनर्जी ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 173(1) के तहत जानकारी प्रदान करने की मांग करते हुए अपनी शिकायत में राज्यपाल के खिलाफ कई धाराओं के तहत पुलिस कार्रवाई की मांग की, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य शामिल हैं। I have lodged the complaints against C.V. Anand Bose, son of late P.K. Vasudevan Nair. Allegation that C.V. Anand Bose, in agreement with some unknown political motivated persons having common object, intentionally, willfully, deliberately, and purposely made some statement to excite rebellion and subversive activities. वो झूठा एफआईआर, कल्याण बनर्जी के एफआईआर झूठा है। गवर्नर साहब जो किया है कानूनी तरीके से ठीक किया है, एक्शन होना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ममता सरकार और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बीच इस तरह का विवाद देखा गया। लगातार 2021 के चुनाव से पहले भी ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल के गवर्नर आमने सामने नजर आए। जगदीप धनखड़ 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इस दौरान उनका हमेशा सीएम ममता बनर्जी से टकराव रहा। 1 अप्रैल 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर आरोप लगाया कि नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के कई मतदाताओं को अपना मत डालने की अनुमति नहीं दी जा रही। 30 दिसंबर 2021 को ममता बनाम धनखड़ बंगाल में राज्यपाल को विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में बदलने की बात पर विवाद छिड़ गया। 31 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक किया। 17 फरवरी 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विभिन्न मुद्दों पर जानकारी मांगी गई, जिसके बाद विवाद छिड़ा। 22 मार्च 2022 को बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाने के बाद मौतों को भयावह बताते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दावा किया कि राज्य हिंसा और अराजकता की संस्कृति की चपेट में। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवाद कई बार गहरे होते गए थे। ममता बनर्जी ने उन राज्यपालों को द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया था जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है। जुलाई 2019 के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जगदीप धनखड़ को नियमित रूप से विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेतृत्व करने वाली सरकार को आड़े हाथों लिया है। राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन बंगाल के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी संघर्ष इतना शर्मनाक कभी नहीं रहा जितना जगदीप धनखड़ और सत्तारूढ़ दल और उसके नेता के बीच तीखी नोकझोंक के कारण अक्सर एक दूसरे पर राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा से लेकर सदन में पारित विधेयकों की स्वीकृति में देरी के अलावा सदन के कामकाज में हस्तक्षेप के मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं।
होता क्या है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और केंद्र द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। एक तरह से अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार का वो प्रतिनिधि होता है। अब इस तरह की जो विरोधाभास आपस में होती है राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र सरकारों के बीच में, उसका सारा भार जो है राज्य के राज्यपाल पर पड़ता है। राज्यपाल को स्वाभाविक रूप से अपने ढंग से अपने तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि उसका वो संवैधानिक अधिकार है। अब होता क्या है कि राज्य सरकार कभी कभी अपने कुछ मनमानी करना चाहती है कि हम ये काम ऐसा नहीं, हम ऐसा करें, मगर राज्यपाल का उनको रोकता है, उनको मनमानी नहीं करने देता है। यह राज्य सरकार के कुछ लोगों को अखर जाती है। बंगाल में बीजेपी के आक्रामक अभियान की पटकथा बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही लिख दी गई, जिसके बाद वहीं से प्रधानमंत्री ने बिहार से बंगाल चुनाव की उद्घोषणा कर दी। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये बिहार रिजल्ट लेकर बंगाल के बारे में, वो पूरा उनका एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। वो भी जानता है बंगाल में आने वाला चुनाव में ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए पूरा दमखम लगा दिया था। कोरोना काल में भी पीएम मोदी ने बंगाल जीतने के लिए दर्जनों रैलियां की थी, लेकिन बीजेपी दीदी के किले को ढा नहीं सकी। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में बीजेपी 77 पर ही सिमट गई। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया और बीजेपी के सांसदों की संख्या भी बंगाल में घट गई। हालांकि बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत ने बंगाल में कमल खिलाने का उत्साह तो दिया है, लेकिन दीदी की मुस्तैदी बता रही है कि बंगाल में कमल खिलाना अब भी बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से बंगाल में एक बार फिर गवर्नर बनाम सरकार हो गया है, ये अपने आप में बैटल ऑफ बंगाल का नया चैप्टर है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बंगाल में अगले साल चुनाव है, तो ऐसे में वहां भी चुनाव आयोग एक्टिव है और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन दीदी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक भी वोट नहीं कटने दिया जाएगा। हालांकि राजनीति से परे बंगाल में एसआईआर के शुरू होते ही जिस स्तर पर बांग्लादेशियों की घर वापसी हो रही है और स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग यहां अपनी कोशिश में कामयाब हो रहा है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल को इन दिनों एक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने बंगाल के जिला प्रशासनों को बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी बीएलओ के नियमानुसार काम नहीं करने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीएलओ की ट्रेनिंग और उन्हें आ रही दिक्कतों को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में चिंता जाहिर की। बंगाल के सीएम ने कहा है कि कई बार बीएलओ डर के मारे गलत डेटा जमा कर रहे हैं। माल जलपाईगुड़ी में बीएलओ के तौर पर काम कर रही एक आंगनबाड़ी वर्कर ने एसआईआर से जुड़े दबाव के कारण सुसाइड कर दिया। तो वहीं एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें हुगली जिले के बलागढ़ इलाके में मतदाता सूची में 900 लोगों का नाम ही गायब हो गया। हुगली जिले के बलागढ़ इलाके के पोतागाछी ग्राम के करीब 900 लोगों के नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। जिनके नाम नहीं है उनका कहना है कि उनका यहीं जन्म हुआ है और यहीं पले बढ़े हैं। साल 2002 से पहले व बाद में उन्होंने ग्राम के अपने संबंधित बूथ में मतदान भी किया है। उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और जमीन के कागजात भी, फिर भी उनके नाम 2002 की मतदाता सूची से कैसे गायब हो गए। अब चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सबके अपने अपने मत हैं। एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं तो कुछ इसे गलत बता रहे हैं।
बीजेपी का उत्साह समझ से परे नहीं है, लेकिन सियासत की माहिर खिलाड़ी ममता बनर्जी को मानो पहले से ही बात पता है कि बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है और उसके विजय रथ को बंगाल में रोकना कैसे। तभी तो बिहार के चुनाव नतीजे आने के पहले ही ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट के कथित शुद्धिकरण अभियान यानी SIR के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी थी। दलील ये कि अगर बंगाल के वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं तो फिर केंद्र सरकार भी घुसपैठियों के वोट से बनी है। अगर वोटर लिस्ट फर्जी है तो फिर पीएम मोदी का पद भी फर्जी है। इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता, कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोग का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ। बंगाल में SIR की घोषणा होती इससे पहले ही ममता बनर्जी इसे वोट चोरी की साजिश बताना शुरू कर चुकी थी। चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट भी बता दिया। इलेक्शन कमिशन আপনাকে অনেক প্রণাম জানাই, অনেক সালাম জানাই। প্লিজ দয়া করে বিজেপি ললিপপ হবেন না, প্লিজ দয়া করে। पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब बिहार। विपक्ष के बाकी दल बीजेपी के विजय रथ की क्रोनोलॉजी समझते इससे पहले ही दीदी ने SIR के खिलाफ आर पार की जंग की मुनादी कर दी, इस चेतावनी के साथ कि बंगाल में एक भी वोट कटने नहीं दिया जाएगा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए